हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज आप लोग एक नई शैली पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे भित्ति चित्रण, म्यूरल, कुडय। भित्ति चित्रण कहिए, चाहे म्यूरल कहिए, चाहे कुडय कहिए, अभी आप लोग सब पढ़ रहे थे। अब यहाँ से भित्ति चित्रण का अवसान हो गया है। कहाँ से? एलिफेंटा के बाद से भित्ति चित्रण का अवसान हो जाता है और इसके बाद आता है एक लघु चित्रण की शुरुआत। एक लघु चित्रण की शुरुआत भारत में होती है। लघु चित्रण क्या होता है? लघु चित्रण छोटे आकार के चित्र बनाने को लघु चित्रण कहते हैं। अब लघु चित्रण बनाने की परंपरा शुरू क्यों हुई? उसकी क्या जरूरत पड़ी कि भित्ति चित्रण बंद हो गया, लघु चित्रण शुरू हो गया? तो वो इसलिए हुआ कि हमारे भारत में जो विदेशी आक्रमण करते थे वह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करते थे। हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे जो भी धार्मिक स्थल हुआ करते थे उनमें तोड़ फोड़ मचाकर उनकी सजीवता को नष्ट कर दिया करते थे। जो लूट के ले जा पाते थे वो लूट के ले जाते थे और जो नहीं ले जा पाते थे उनको खत्म कर देते थे। यही कारण था कि एक नवीन चीज का जन्म हुआ जो कि पाल शैली से शुरू हुआ। जो कि पाल शैली का जब समय आया, जब पाल राजाओं का समय आया, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए अब हम लोग पोथियों का निर्माण करेंगे। उन पोथियों में अपने जो धार्मिक चीजें हैं हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। कहीं भी हम, जैसे कोई विदेशी आक्रमण किया तो हम उसको अपनी धरोहर को बचाकर कहीं भी सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। भाई भित्ति चित्र को तो ले नहीं जा सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतने बड़े में बना होता है कि हम मंदिर और गुरुद्वारा और बौद्ध स्तूप या बौद्ध विहार को तो हम कहीं ले नहीं जा सकते, लेकिन पोथियों को हम ले जा सकते हैं। और यही कारण है कि पोथी की शुरुआत हमारे भारत में पाल शैली से मानी जाती है। और वो पोथियां कैसी होती थी? तो वो पोथियां लघु होती थी, छोटे आकार की होती थी। और इनका सबसे पहले इन पोथियों का निर्माण पाल शैली से हुआ और लघु चित्रण का निर्माण भी पाल शैली से हुआ। इसलिए पाल शैली में, भारत में पाल शैली की शुरुआत में भारत में पाल शैली में ही पोथियों का निर्माण शुरू हुआ। अब आप लोग पाल शैली आज पढ़ेंगे। पाल शैली क्या था, मैंने उसके विषय में आपको बताया कि पाल शैली शुरू क्यों हुई, उसका क्या कारण था। उसका यही कारण था कि जो लघु चित्रण को बचाने के लिए, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए लघु चित्रण की शुरुआत हमारे भारत में हुई। पाल शैली, पाल शैली क्या है? पाल शैली का समय है 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। पाल शैली का जो समय है वो क्या है? 8 से 13वीं शताब्दी तक। देखिए, अगर बात की जाए कि लघु चित्रण का समय क्या है, अगर हम बात करें कि लघु चित्रण का समय क्या है, तो लघु चित्रण का पूरा समय, लघु चित्रण का जो पूरा समय है वह है 8वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। अब आप लोग सोचेंगे कि 19वीं शताब्दी तक क्यों कह रही हैं? इसलिए मैं 19वीं शताब्दी तक कह रही हूँ क्योंकि 19वीं शताब्दी तक आपकी कंपनी शैली रहती है। और कंपनी शैली है क्या? कंपनी शैली लघु चित्रण शैली है। तो जाहिर सी बात है, पूरा टोटल अगर हम समय को देखें तो 8 से 13 तक तो पाल शैली का समय है। और पाल शैली और जैन शैली
दोनों प्राकृत चित्रकला के अंतर्गत आएंगी। प्राकृत चित्रकला, प्राकृत चित्रकला, इसको दो भागों में हम अपने अध्ययन के अनुसार बांट सकते हैं। एक भाग है आपका पाल शैली, दूसरा है आपका जैन शैली। देखिए विद्यार्थियों, जैन शैली और अपभ्रंश शैली कोई अलग अलग शैलियां नहीं है, एक ही है। विद्वानों ने नाम अलग अलग दिए हैं बस। और चाहे देखिए, जैन शैली को कितने नामों से जाना जाता है? ग्राम्य शैली, पुस्तक शैली, जैन शैली, लघु चित्रण शैली, अपभ्रंश शैली, और इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि नाम इसके अनेक हैं, शैली एक ही है। ठीक, तो जैन अपभ्रंश अलग अलग कोई शैलियां नहीं है, इसमें एक ही है, सिर्फ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं और कुछ नहीं। प्राकृत चित्रकला के अंतर्गत दो कलाएं आएंगी हमारी, एक पाल शैली आएगी, दूसरी जैन शैली आएगी। ठीक, अब लघु चित्रण की शुरुआत हो रही है 8वीं शताब्दी में और एंडिंग कब हो रहा है? 9वीं शताब्दी में। तो अगर पूछेगा कि अगर पूछेगा कि लघु चित्रण का समय क्या है, तो लघु चित्रण का समय है 8वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, ये टोटल पूरा समय काउंट किया गया है। ठीक, अब इस शैली का जन्म, पाल शैली का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। पाल शैली का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। और कौन से बंगाल में? पूर्वी बंगाल में। पाल शैली का जन्म कहाँ हुआ? पूर्वी बंगाल में हुआ। पाल शैली का जन्म कहाँ हुआ? पूर्वी बंगाल में हुआ। लेकिन इसके कितने केंद्र थे? तो बंगाल, बिहार, नेपाल। बंगाल, बिहार, नेपाल इसके प्रमुख केंद्र थे। लेकिन जन्म इसका कहाँ हुआ था? जन्म इसका पूर्वी बंगाल में हुआ है। और इस शैली को पूर्वी शैली के नाम से भी जानते हैं। किसको? पाल शैली को। पाल शैली को पूर्वी शैली के नाम से, पूर्वी शैली के नाम से जानते हैं। पाल शैली को पूर्वी शैली के नाम से भी जानते हैं। और पूर्वी शैली नाम किसने दिया था? तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने, जो 16वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। क्या उनका नाम था? लामा तारानाथ ने इस शैली को, पाल शैली को पूर्वी शैली कहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। इसके नामकरण से, इसके 3 नामकरण आप याद रखेंगे। एक तो हो गया पूर्वी शैली किसने कहा? लामा तारानाथ ने कहा। दूसरा बिहार शैली, बिहार शैली किसने कहा? बिहार शैली किसने नाम दिया? बिहार शैली नाम दिया हेलन रूबिसो ने। हेलन रूबिसो ने, हेलन रूबिसो ने इसे क्या कहा? बिहार शैली कहा, हेलन रूबिसो ने। अब बात आती है कि नाग शैली, पाल को नाग शैली किसने कहा? पाल शैली को नाग शैली किसने कहा? डॉक्टर मोती चंद्र ने। डॉक्टर मोती चंद्र ने पाल को नाग कहा है। पाल शैली को नाग शैली किसने कहा? डॉक्टर मोती चंद्र। डॉक्टर मोती चंद्र ने पाल शैली को नाग शैली नाम दिया है। अब मैं एक साइड हो जाती हूँ, जिसको जो नोट करना है नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ूंगी। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं।
कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी नए क्वेश्चन होते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये शैली बहुत इम्पॉर्टेंट शैली है और बहुत छोटी और बहुत ही इजी शैली है और इसको आप लोगों को समझना होगा कि क्या ज़्यादा पूछा जाता है। बस बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे तो आंसर अपने आप कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब नामकरण हो गया इसका। नामकरण के बाद इस शैली को पाल राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इस शैली को किसका संरक्षण प्राप्त था? पाल राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। यह शैली पाल शासकों के समय में, पाल राजाओं के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर थी या अपने विकास पर थी या अपने जन्म पर थी, क्योंकि सारा संरक्षण ले देकर किसका था? पाल राजाओं का था। ठीक, अब इस शैली का विकास, जन्म तो 8वीं शताब्दी में हो गया। इस शैली का जन्म, देखिए कई छोटा सा क्वेश्चन का नेचर चेंज होगा, आंसर अपने आप चेंज हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर बदला, आंसर बदल जाएगा। इस शैली का जन्म 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में होता है। विकास, इस शैली का विकास 9वीं शताब्दी में। और इस शैली का चरमोत्कर्ष 10वीं शताब्दी में। इस शैली का चरमोत्कर्ष कब होता है? 10वीं शताब्दी में होता है। देखिए 3 क्वेश्चन ऐसे बने आपके, एक बना जन्म, दूसरा बना विकास, तीसरा बना चरमोत्कर्ष। जो क्वेश्चन जहां से आए, जैसे नेचर से आए, उस तरीके की पढ़ाई करिए। पुथन्ना पढ़ लीजिए और बाद में पता चला कि जन्म और विकास और चरमोत्कर्ष तो समझ में ही नहीं आया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। ऐसे पढ़ेंगे निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा, उसमें नो डाउट। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। पाल शैली का जन्म किसके समय में हुआ था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? अब मैं देखती हूँ पूरा देवपाल, महिपाल, ये सब, इन सब का बहुत लेना देना नहीं है। कहाँ से लेना देना है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। देखिए इस शैली का जन्म हो गया 8वीं शताब्दी, विकास हो गया 9वीं शताब्दी, चरमोत्कर्ष हो गया 10वीं शताब्दी। ठीक, अब ये आपका जो पाल शैली के बारे में जन्म और चरमोत्कर्ष तक आप पहुंच गए। अब पाल शैली, जो पाल वंश था उसका संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक कौन था? राजा गोपाल पाल। राजा गोपाल पाल। इसका सिर्फ यही भूमिका है, इसकी सिर्फ यही भूमिका है। क्या है कि यह पाल वंश का संस्थापक है। इतना याद करके इसको भूल जाना है, इसको और आगे नहीं बढ़ाना है कि गोपाल पाल को और कहाँ याद करना, नहीं, कुछ नहीं याद करना है। सिर्फ पाल वंश का संस्थापक कौन था? राजा गोपाल पाल, खत्म कहानी। इसके अलावा इसको आगे नहीं याद करना है। अब इसके आगे हम राजा धर्मपाल, महिपाल, देवपाल, थोड़ा सा इन लोगों का कार्य जो है स्थापत्य कला में है, इसलिए हम इनको याद कर लेंगे। धर्मपाल ने, राजा धर्मपाल ने
राजा धर्मपाल ने एक विहार का निर्माण बिहार के भागलपुर में एक निर्माण करवाया था विक्रमशिला विहार का निर्माण करवाया था बिहार के भागलपुर में एक विक्रमशिला विहार का निर्माण राजा धर्मपाल ने करवाया था। इनको यहाँ पर याद रखना है आपको। इसके बाद राजा धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने, इसका पुत्र देवपाल ने ओदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। इसके पुत्र देवपाल ने ओदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था और देवपाल के बाद उसका पुत्र नारायण पाल आता है, जिसका कोई बहुत कार्य नहीं होता है। उसने नारायण पाल ने, इसका बहुत रोल नहीं है नारायण पाल का, लेकिन नारायण पाल ने 1000 शिव मंदिर का निर्माण करवाया। 1000 शिव मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? देवपाल ने, जिसने ओदंतपुरी विहार की स्थापना कराई थी। ये आपका मोटा मोटा स्थापत्य कला जो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ये है। आगे हम लोग देखेंगे पाल शैली की विशेषताएं। देखिए, जितनी शैलियां हैं सभी की विशेषता आपको लर्न करनी है, सभी शैलियों की विशेषता आपको लर्न करनी है। पाल शैली की विशेषताएं, पाल शैली की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है पाल शैली की सवा चश्म चेहरे का प्रयोग। सवा चश्म चेहरे का प्रयोग पाल शैली की प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता है पाल शैली में अजंता का बिगड़ा हुआ रूप दिखाई देता है। पाल शैली में अजंता का बिगड़ा हुआ रूप दिखाई देता है। अब आप पूछेंगे क्यों दिखाई देता है, मैं उसका कारण भी बताऊंगी कि क्यों दिखाई देता है और मैं उसको बताऊंगी कि कैसे दिखाई देता है। लामा तारानाथ ने बताया था कि अजंता की गुफा में देव शैली से चित्र बनाए गए और यहाँ आपने पढ़ा नाग शैली। नाग शैली क्यों कहा गया? रेखाएं, इसकी रेखाओं में निर्जीवता थी। इसकी रेखाएं कैसी थी? अलंकरण के कारण निर्जीव हो चुकी थी रेखाएं। कठोर रेखाओं का प्रयोग किया गया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर ब्रश या तुलिका, ब्रश को क्या कहते हैं? तुलिका। तुलिका का प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा, तब तुलिका का प्रयोग नहीं किया गया तो किसका किया गया? तुलिका के स्थान पर निब का प्रयोग। तुलिका के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? निब का प्रयोग किया गया। निब, जब निब का प्रयोग हम चित्र बनाने में करेंगे तो जाहिर सी बात है निर्जीवता तो आनी ही है। इसीलिए कहा गया है अजंता का भ्रष्ट रूप, अजंता का बिगड़ा हुआ रूप कहाँ परिलक्षित होता है?
पाल शैली पर। अच्छा, पाल शैली पर अजंता का प्रभाव भी है। क्यों है? क्योंकि अजंता के जो विषय हैं भगवान बुद्ध से संबंधित है, और जो पाल शैली का विषय है वह भी किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से। और भगवान बुद्ध के महायान शाखा से, जो दो शाखा थी, एक हीनयान और दूसरी महायान। तो हीनयान से नहीं है, महायान से संबंधित है। और महायान और हीनयान में अंतर क्या होता है? महायान में और हीनयान में अंतर सिर्फ इतना है, इतना तो नहीं कहेंगे, अंतर काफी अंतर है। हीनयान जो था वह बहुत ही एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं कि वह बहुत ही रूढ़िवादी था। हीनयान जो था बहुत ही रूढ़िवादी था। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर क्या था कि हीनयान के लोग स्तूप और चिन्हों की पूजा करते थे, स्मृतियों और चिन्हों की पूजा करते थे, जबकि महायान के लोग मूर्ति पूजा करते थे। और सबसे पहली बार महायान शाखा में ही भगवान बुद्ध को मानवीय रूप प्रदान किया गया था। मतलब मूर्तियां बनाई गई थी महायान में ही, क्योंकि महायान के लोग जो थे वो मूर्तियों की पूजा करते थे, प्रतीकों और चिन्हों की पूजा नहीं करते थे। दूसरी बात, महायान को उच्च कोटि का यान कहा गया और आपका हीनयान को निम्न कोटि का यान कहा गया। क्यों कहा गया? उसका भी कारण था। महायान में कोई बाउंडेशन नहीं था, किसी भी चीज की कोई भी रोक टोक नहीं थी। जो जैसे आराम से चाहता था उस तरीके से कार्य करता था। उसमें मांस मदिरा का वर्जित नहीं था। खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं। लेकिन हीनयान के जो लोग थे वो क्या कहते थे? मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी भी धारणाएं उस समय में हीनयान और महायान में मतभेद थे, और यही है हीनयान और महायान में अंतर। तो ये जब यहाँ पर निब का प्रयोग किया गया तो जाहिर सी बात है पाल में क्या हो गया? नाग शैली आ गई। जब पाल की जो शैली थी वो उसका बिगड़ा हुआ रूप दिखा, इसीलिए डॉक्टर मोती चंद्र ने कहा कि इस शैली को नाग शैली कह सकते हैं। यही कारण है। अजंता का बिगड़ा हुआ रूप भी यहीं पर दिखाई देता है। अजंता का बिगड़ा हुआ रूप यहीं पर दिखाई देता है। तूलिका के स्थान पर निब का प्रयोग किया गया। अलंकारिता का समावेश ज्यादा किया गया। अलंकारिता का समावेश ज्यादा हुआ। ज्यादा किया गया। अलंकारिता का जो समावेश था वह बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन अपभ्रंश से ज्यादा नहीं है। अपभ्रंश में तो हद ही पार कर दी चित्रकारों ने। अपभ्रंश शैली में चित्र गुड़िया और गुड्डो जैसे बनाने लगे। इतना ज्यादा अलंकरण, पेड़ पौधों को जहां पर हरे पत्ते की आवश्यकता थी वहां पर लाल पत्ती बना दी उन्होंने, पीली पत्ती बना दी। मतलब अलंकरण ही अलंकरण कर दिया, लेकिन उससे तो कमी है यहाँ पर। तो ये आपका पाल शैली की विशेषता। अंग प्रत्यंग अकड़े और जकड़े यहाँ पर भी हैं। एक ही प्रकार के कद कैंडा काठी का इस्तेमाल किया गया। मतलब चेहरे एक जैसे बनाते चले गए, कोई लेना देना नहीं, चेहरे एक जैसे बनाते चले गए। इस तरीके का कार्य यहाँ पर हुआ है। हुआ क्या नहीं है? यहाँ पर क्या नहीं हुआ है? यहाँ पर स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वर्ण रंगों मतलब सोने के रंगों का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। और यहाँ का जो विषय था भगवान बुद्ध से संबंधित था। और किस यान से? महायान से। भगवान बुद्ध के महायान से संबंधित था यहाँ का विषय।
और यहाँ की जो सबसे पहले भारत में सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंसी और बहुत इम्पोर्टेंसी यहाँ की ये है कि भारत में पोथी चित्रण की शुरुआत पाल शैली से मानी जाती है। और ये पोथियां किस पर बनती थी? ताड़पत्र और भोजपत्र पर बनती थी। अगर ऑप्शन में ताड़पत्र और भोजपत्र दोनों संयुक्त रूप से दे रखेगा और अलग अलग ताड़पत्र और भोजपत्र, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि निर्माण किस पर हुआ है, अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा तब आप क्या करेंगे? ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, सी में दे रखा ताड़पत्र और भोजपत्र दोनों पर। ताड़पत्र और भोजपत्र दोनों पर, तब आपका ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ताड़पत्र के अलावा भोजपत्र पर भी यहाँ पर चित्र बने हैं। ध्यान रखिएगा, तब आपको आंसर ये करना होगा। और अन्यथा अगर अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा तब आप करेंगे ताड़पत्र पर। इन ताड़पत्रों को बहुत ही सुंदर सुम्मे से, ऐसा लगता था जैसे सुम्मे से काटे गए हों, सुम्मे से सांचे से काट कर और उनको छाया में सुखाकर, कहाँ सुखाया जाता था? छाया में। धूप में क्यों नहीं सुखाया जाता था? क्योंकि वो टूट जाएंगे, वो ऐसे चरर मरर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए उसको छाया में सुखाया जाता था। सुखाकर उस पर पृष्ठभूमि जो उसकी होती थी वह काले रंग की होती थी। पूरे पृष्ठभूमि को क्या करते थे? काला रंग में रंग कर सफेद रंग से, काले रंग में रंग कर क्या करते थे? सफेद रंग से देवनागरी लिपि में लिखते थे, लिखावट लिखते थे। देवनागरी लिपि में लिखावट लिखते थे उस पर, और महायान से संबंधित देवी देवताओं के चित्र बनाते थे। महायान से संबंधित देवी देवताओं के चित्र यहाँ पर बनाते थे। ये आपका पाल शैली हुआ है। पाल शैली में इतना याद रखना है आपको, भारत में पोथी का निर्माण हुआ। देखिए मैंने जितना यहाँ बताया सारे इम्पॉर्टेंट थे, कुछ ऐसा नहीं था कि जो इम्पॉर्टेंट ना हो। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है पाल शैली आपकी कंप्लीट हो गई है। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात ये होती है कि आपकी तैयारी दिशा कैसी है, आपकी तैयारी की दिशा कैसी है। अगर आप आयोग के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, अन्यथा अगर विचलित हुए, इधर उधर हुए तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप लोग कला में कला पढ़िए, बस हिस्ट्री की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है आपको, कला में कला पढ़िए और निश्चित तौर पर देखिए सफलता जरूर मिलेगी आपको। और विद्यार्थियों अब मैं आगे आपको अपभ्रंश शैली बताऊंगी, जो कि अपभ्रंश शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट शैली है। अपभ्रंश नाम से ही पता चल जाता है कि बिगड़ा हुआ रूप। किसका बिगड़ा हुआ रूप? तो जैन शैली का बिगड़ा हुआ रूप। अब क्योंकि सबसे ज्यादा तो वहां पर जैन ही चित्रण हुए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये यहाँ पर कला का, चित्रकला का बिगड़ा हुआ रूप दिखाई देता है। अच्छा, इसमें कुछ पोथियां हैं, जैसे प्रज्ञा पारमिता। अच्छा, प्रज्ञा पारमिता का समय क्या है? अगर पूछेगा कि प्रज्ञा पारमिता का समय क्या है तो 999 ईस्वी इसका समय है, मतलब 10वीं शताब्दी इसका समय है। पाल जो प्रज्ञा पारमिता है, और प्रज्ञा पारमिता के लेखक अगर पूछ लिया, प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है तो कौन है? नागार्जुन। प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? नागार्जुन है। प्रज्ञा पारमिता का समय 10वीं शताब्दी है और यही पाल शैली में
सबसे बड़ी, इन लोगों की सबसे प्रिय पुस्तक थी, सबसे ज्यादा इसी पर काम हुआ है। और यह ताड़पत्र की पहली पुस्तक, क्वेश्चन पूछ देगा, ताड़पत्र की पहली पुस्तक कौन सी है? पहली पोथी, ताड़पत्र की पहली पोथी, ताड़पत्र की पहली पोथी क्या है? प्रज्ञा पारमिता, या आप कहें सबसे ताड़पत्र पर सबसे पहले बनाई गई पोथी कौन सी थी? प्रज्ञा पारमिता थी। यही इन लोगों का प्रिय विषय हुआ करता था, प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता में है क्या? भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं का चित्रण है, और जैसे आपका जातक कथाएं वहां पर थी, वही यहाँ पर भी इनका चित्रण किया गया है। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पोथियां हैं, जैसे करण देव गुहा, ये पोथी है, करण देव गुहा, पंचशिखा, प्रज्ञा पारमिता इत्यादि ये पाल पोथियां हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है? प्रज्ञा पारमिता और पाल पोथियां। जैसे पाल पोथियां दे देगा और आपको देगा ऑप्शन में जैन पोथियां, कहेगा असंबद्ध बताइए, या कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पोथी पाल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ की जितनी पोथियां हैं, साधन माला, करण देव गुहा, पंचशिखा, ये सभी जितनी पोथियां हैं, आप लोग इसको, और वहाँ की पोथियां मतलब जैन शैली की पोथियां, और आपकी बौद्ध शैली की मतलब पाल शैली की पोथियां लर्न कर लेंगे, एक जगह अलग कर लेंगे और उसको असंबद्ध तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको आराम से पेपर वो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आप लोग जिस तरीके से मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत मनोबल बढ़ता है। ऐसे ही प्लीज़ और प्लीज़ विद्यार्थियों, आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और आप अपने विचार लिखिए उसमें कि, और मेरी बुक के बारे में ज़रूर सभी लोगों को सजेस्ट करें कि मेरी बुक कैसी है। जो विद्यार्थी ले चुके हैं, प्लीज़ आप सभी लोग उसमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उसकी विशेषताएं, उसकी उपलब्धियां क्या हैं, उसके बारे में ज़रूर लिखें, ताकि और सभी जो विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित हो सकें। और विद्यार्थियों, एक बात और कि मेरा टेस्ट शुरू होने वाला है। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट देना होगा वो सभी विद्यार्थी अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और टेस्ट देंगे। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ें, क्योंकि यह जो समय चल रहा है आप सभी को पता है बहुत ही कठिनाइयों भरा है समय। आगे आने वाला समय और भी कठिनाइयों पूर्ण होगा, जो कि जिसकी तुलना भी शायद हम आने वाले समय में और इस समय में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं और देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा सजग हो जाइए आप लोग, नौकरी की अत्यंत आवश्यकता सभी को है, इसलिए सही दिशा में पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कि एग्ज़ाम अपने नियत समय पर हो जाना है, तो ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करिए सभी विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए लोगों को। जो आर्ट के स्टूडेंट हैं सभी लोग सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात, जो मैंने 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने, एक आध लोगों ने सही दिया है, मुझे याद तो नहीं है सही किसने दिया, लेकिन सभी ने गलत, लगभग गलत आंसर दिया है। पहली बात, एलिफेंटा क्या है? तो एलिफेंटा एक टापू है, द्वीप है, ठीक, हाथी वाथी कुछ नहीं है। दूसरी बात, भित्ति चित्रण के कितने आयाम होते हैं? 3 डायमेंशनल होती है भित्ति चित्रण, 2 डायमेंशनल नहीं है ये। अच्छा, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कैसा भित्ति चित्रण है, हाई रिलीफ का है कि लो रिलीफ का है। अगर लो रिलीफ का है भित्ति चित्रण तो 2 डायमेंशनल होगा, और अगर हाई रिलीफ का भित्ति चित्रण है तो 3 डायमेंशनल होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ढेर सारे स्नेह भरे कमेंट्स जरूर भेजिए विद्यार्थियों। और आप सभी को मेरा नमस्कार। आगे बढ़ते रहिए, ऐसे सफलता को प्राप्त करते रहिए, जीवन का उद्देश्य ही बना लीजिए सफलता प्राप्त करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।